राम शरण शर्मा की बुक प्राचीन भारत के इतिहास का पहला अध्याय। प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीनतम संस्कृतियों का विकास लोगों ने कब, कहाँ और किस प्रकार किया। कैसे उन्होंने कृषि की शुरुआत की और संग्रह करने की प्रवृत्ति को विकसित कर किस प्रकार जीवन यापन को सुरक्षित और व्यवस्थित किया। इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि किस तरह से प्राचीन समय में भारतीयों ने प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनके इस्तेमाल से जीवन यापन के साधनों का निर्माण किया। इससे हमें यह भी पता चलता है कि प्राचीन निवासियों ने भोजन, आश्रय और यातायात के साधनों का इंतजाम कैसे किया। खेती, बुनाई, कताई, धातु निर्माण आदि क्रिया की शुरुआत कैसे की। वनों को काटकर गांव, शहर और अंततः साम्राज्यों की स्थापना किस प्रकार की। लोगों को दरअसल तब तक सभ्य नहीं माना जाता जब तक वे लिखने का कौशल न जान लें। आज भारत में लिखने की जितनी भी शैलियाँ चलन में हैं, सब की सब प्राचीन लिपियों से विकसित हुई हैं। वर्तमान समय में प्रचलित भाषाओं के लिए भी यही सत्य है। आज हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसका मूल संबंध प्राचीन काल से ही है और वह कई सदियों विकसित हुई है। विविधता में एकता। विभिन्न रेस अर्थात प्रजातियों और जनजातीय समूहों के पारस्परिक जुड़ाव की गाथा के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास काफी रोचक है। आर्यों के पूर्ववर्ती ग्रीक, इंडो आर्य, सिथियन, हूण, तुर्क आदि ने भारत को अपना घर बनाया। हर जनजातीय समूह ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, कला एवं शिल्प, भाषा एवं साहित्य आदि के विकास में अपना योगदान दिया। ये सारे लोग और इनकी संस्कृतियों के लक्षण इस तरह गूंथे हुए हैं कि आज भी इनकी मौलिकता की पहचान स्पष्ट रूप में की जा सकती है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक के सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलन प्राचीन भारतीय संस्कृति की एक खास विशेषता है। आर्यों को उत्तर में वैदिक एवं पौराणिक संस्कृति तथा आर्यों से पहले की संस्कृति को दक्षिण के द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ईसा पूर्व 1500 से 500 के वैदिक ग्रंथों में मुंडा, द्रविड़ और कई संस्कृतेतर शब्द भी पाए जाते हैं। ये शब्द प्रायद्वीपीय और गैर वैदिक भारत से संबंधित विचार, संस्था, उत्पाद और अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। इसी तरह संगम साहित्य कहे जाने वाले प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में भी पाली भाषा और संस्कृत के कई शब्द पाए जाते हैं जो ईसा पूर्व 300 से सन 600 तक प्रयोग किए जाते थे। यह भाषा गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं को दर्शाने वाली भाषा थी। आर्यों से पहले भी पूर्वी प्रदेशों में रहने वाली जनजाति ने इस दिशा में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। इस क्षेत्र के लोग मुंडा या कोलारियन भाषा बोलते थे। इंडो आर्यन भाषा में प्रयुक्त कपास, नौकायन, खुदाई, डंडा इत्यादि जैसे कई शब्दों को भाषाविदों ने मूलतः मुंडा भाषा से लिया गया बताया है। हालांकि छोटा नागपुर के पठारों में मुंडा के कई क्षेत्र हैं, लेकिन मुंडा संस्कृति के अवशेष इंडो आर्यन संस्कृति में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इंडो आर्यन भाषा में कई द्रविड़ शब्द भी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा की ध्वनियों एवं शब्दों की जितनी व्याख्या मुंडा सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर की जा सकती है, उतनी ही द्रविड़ संस्कृति के प्रभाव के आधार पर भी की जा सकती है। प्राचीन काल से ही भारत कई धर्मों की भूमि रहा है। प्राचीन भारत में ब्राह्मण या हिंदू धर्म, जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, किंतु इन सभी धर्मों संस्कृतियों ने आपस में सामंजस्य और संवाद स्थापित किया। भारतवासी बेशक भिन्न भिन्न भाषा, धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों को मानते हों, लेकिन उनकी नियत जीवन शैली समान है। हमारा देश विविधताओं के बावजूद अपनी अंतर्निहित गहरी एकता को दर्शाता है। यहाँ अतीत काल में लोगों ने एकता के लिए संघर्ष किया। भारतीय प्रायद्वीप भौगोलिक रूप से भलीभांति सुपरिभाषित था और इसकी भौगोलिक एकता सांस्कृतिक समन्वय से परिपुष्ट थी। हालांकि इसके भीतर कई राज्य, भाषा, संस्कृति और समुदाय थे और धीरे धीरे लोगों ने प्रादेशिक पहचान विकसित की।
जनपद कहे जाने वाले राज्य या क्षेत्रीय इकाई का नामकरण विभिन्न जनजातियों के आधार पर होता था। हालांकि पूरे प्रदेश का नाम शक्तिशाली सांस्कृतिक समुदाय आर्यों के कारण आर्यावर्त पड़ा। आर्यावर्त का अभिप्राय उत्तरी और केंद्रीय भारत से था, जिसका जिसका फैलाव पूर्वी से पश्चिमी समुद्र तट तक था। भारत का दूसरा नाम भारतवर्ष या भारत भूमि भी था। ऋग्वेद और महाभारत में भारत की व्याख्या जनजाति या परिवार के रूप में मिलती है, लेकिन महाभारत और उत्तरवर्ती गुप्त काल के संस्कृत ग्रंथों में भारतवर्ष की चर्चा है। दरअसल यह नाम पृथ्वी के 9वें हिस्से के लिए प्रयुक्त होता था और गुप्त काल के बाद इसे भारत के लिए इस्तेमाल किया गया। भारतीय या भारतवासी जैसे पद बंद गुप्त काल के बाद के ग्रंथों में इस्तेमाल हुए हैं। हिंदू शब्द की उत्पत्ति के लिए ईरानी शिलालेख महत्वपूर्ण है। हिंदू शब्द का उल्लेख ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है। यह संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है। ईरानी भाषा में स ध्वनि बदलकर ह हो जाती है। ईरानी शिलालेखों में हिंदू की चर्चा इंदस पर स्थित एक जिले के रूप में है, इसलिए पुराने समय में हिंदू का तात्पर्य एक प्रादेशिक इकाई से था। इसका संबंध न तो धर्म से था और न ही समुदाय से। हमारे प्राचीन कवि, दार्शनिक और लेखक देश को एक अखंड इकाई के रूप में देखते थे। वे इस भूखंड को हिमालय से लेकर समुद्र तक एक छत्र फैले हुए विस्तृत साम्राज्य के रूप में बताते हैं। जिन राजाओं ने हिमालय से केप कोमरिन तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु से आगे तक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की, उनकी सर्वत्र प्रशंसा की गई है। उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता था। प्राचीन काल में ऐसी राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार स्थापित हुई। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक ने दुरंत दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक के शिलालेख भारत पाकिस्तान के अधिकतम हिस्सों से लेकर अफगानिस्तान तक अलग अलग मिलते हैं। फिर 4वीं सदी में समुद्रगुप्त ने गंगा से लेकर तमिल भूमि तक की विजय यात्रा की। 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजा पुलकेशी ने हर्षवर्धन को हरा दिया, जो पूरे उत्तर भारत के राजा थे। कमजोर राजनीतिक एकता के बावजूद पूरे भारत का विभिन्न राजनीतिक ढांचा कमोबेश एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। विजेताओं और सांस्कृतिक दिग्दर्शकों की नज़र में भारत की भौगोलिक सीमा को एक समग्र इकाई के रूप में देखा गया। विदेशियों ने भी भारत की एकता को पहचाना। वे पहली बार सिंधु या इंदस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के संपर्क में आए और उन्होंने पूरे देश का नाम इसी नदी के नाम पर रख दिया। हिंद या हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु से लिया गया है। इसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया पड़ा, जो ग्रीक शब्द के काफी करीब है। फारसी और अरबी भाषाओं में इंडिया को हिंद कहा गया। उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों ने सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल की और इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया। अध्ययन के दौरान भारत में भाषिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने की लगातार कोशिश दिखती है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्राकृत भाषा ने भारत के बड़े हिस्सों में बोलचाल की भाषा का काम किया। अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। बाद में यही स्थान संस्कृत को मिला और संस्कृत ने भारत के सुदूर हिस्सों में राजभाषा का काम किया। 4वीं शताब्दी में गुप्त काल के समय यह प्रक्रिया विशिष्ट रूप से विद्यमान थी। हालांकि गुप्त काल के समय भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हुआ और राजशाही दस्तावेज संस्कृत में लिखे गए। दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन महाकाव्य तमिल की धरती पर भी उतने ही उत्साह और भक्ति से पढ़े गए जितने बनारस और तक्षशिला के विद्वानों के बीच। मूलतः संस्कृत में रचित इन महाकाव्यों के विभिन्न भाषाओं में कई संस्करण तैयार किए गए।
हालांकि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और विचारों की अभिव्यक्ति चाहे जिस भी रूप में हो, लेकिन उसका सत्व समूचे भारत में लगभग एक जैसा रहा। भारत में एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के कारण भारतीय इतिहास पर ध्यान देना आवश्यक है। उत्तर भारत में विकसित हुई वर्ण जाति व्यवस्था पूरे देश में फैल गई। इसने ईसाई और मुसलमान को भी प्रभावित किया, यहाँ तक कि ईसाई और मुसलमानों ने भी हिंदुत्व की जाति व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। वर्तमान के लिए अतीत की प्रासंगिकता। वर्तमान की समस्याओं के मद्देनज़र भारत के अतीत के अध्ययन का महत्व और बढ़ जाता है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को वापस स्थापित करना चाहते हैं और कुछ लोग भारत के गौरवशाली अतीत से भावनात्मक रूप से प्रभावित हैं। यह कला और वास्तुकला को संरक्षित करने या उसके प्रति सरोकार रखने से अलग बात है। वे प्राचीन समाज और संस्कृति की पुरानी व्यवस्था फिर से स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए अतीत की साफ और स्पष्ट समझदारी की अपेक्षा है। इसमें कोई शक नहीं कि अतीत काल में लोगों ने विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय उन्नति की, लेकिन वर्तमान समय के आधुनिक विज्ञान और तकनीक की बराबरी करने के लिए यह उन्नति ही पर्याप्त नहीं है। हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय भी प्रमुखता से विद्यमान था। निचले तबके के लोगों को, विशेषकर शूद्रों और अतिशूद्रों अर्थात अस्पृश्य को जिस तरह अक्षम बना दिया गया था, वह आधुनिक मस्तिष्क के लिए असहाय था। इसी तरह न्याय व्यवस्था और महिलाओं के साथ भेदभाव की प्रथा पुरुषों के पक्ष में काम करती थी। जीवन के पुराने तौर तरीके स्वाभाविक रूप से इन सभी असमानता को पुनर्जीवित और मजबूत करेंगे। प्राचीन काल में लोगों द्वारा प्रकृति और मनुष्य प्रदत्त आपदाओं पर विजय पाने की सफलता हमारे भीतर उम्मीद जगा सकती है और भविष्य के लिए हमें संबल दे सकती है। लेकिन अतीत की तरफ जाने के किसी भी प्रयास का मतलब होगा कि उस सामाजिक असमानता को बनाए रखना जिससे भारत पीड़ित रहा है। अतीत को समझने के लिए जरूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को समझें। प्राचीन काल, मध्यकाल और उसके बाद के अवशेष हमारे वर्तमान में भी मौजूद हैं। पुराने मूल्य, मर्यादा, सामाजिक रीति रिवाज और प्रथा हमारी चेतना में इतने भीतर तक समाये हुए हैं कि उससे आसानी से छुटकारा नहीं मिल सकता। दुर्भाग्यवश से जीवन की यही बुराइयां व्यक्ति और समूचे देश के विकास को बाधित करती है और औपनिवेशिक काल में इन्हें जानबूझकर थोपा गया। अतीत की इन बुराइयों का जब तक उन्मूलन नहीं किया जाता, भारत के बेहतर तरीके से विकास नहीं कर सकता है। जाति व्यवस्था और अलगाववाद भारत की लोकतांत्रिक एकीकरण और विकास के लिए बाधक है। जातिगत भेदभाव एवं पूर्वाग्रह के कारण शिक्षित लोग भी मानव श्रम का सम्मान नहीं कर पाते और यह सामान्य मसलों पर भी एकीकरण होने में बाधा पहुंचाता है। महिलाओं को मतदान का अधिकार बेशक दे दिया गया, लेकिन परंपरागत सामाजिक शोषण उन्हें समाज में अपनी उचित भूमिका निभाने से वंचित रखता है। समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों के जीवन का सच भी यही है। प्राचीन इतिहास का अध्ययन हमें इन दुराग्रहों की जड़ों को गहनता से जांचने परखने में मदद करता है और जाति व्यवस्था को बनाए रखने, महिला को दोयम दर्जा देने, संकीर्ण धार्मिक अलगावों को बढ़ावा देने वाले कारणों को उजागर करते हैं। इसलिए प्राचीन भारत के अध्ययन से हमें न सिर्फ इसकी प्रासंगिकता का बोध होता है, बल्कि अतीत के वास्तविक स्वभाव को समझने में भी सहायता मिलती है और एक राष्ट्र के रूप में भारत के विकास के मार्ग में उपस्थित होने वाली असली बाधाओं की समझ बनती है। कालक्रम ईसा पूर्व 1500 से 500 वैदिक पाठ में उपलब्ध द्रविड़ एवं संस्कृतेतर पद ईसा पूर्व 300 से सन 600 तक संगम साहित्य ईसा पूर्व तीसरी सदी सामान्य भाषा के रूप में प्राकृत 4वीं शताब्दी एवं आगे राजभाषा के रूप में संस्कृत
प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार। अध्याय 2। औपनिवेशिक दृष्टिकोण और उसका योगदान। शिक्षित भारतीयों ने अपने पारंपरिक इतिहास को हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और आत्मकथात्मक साहित्य के रूप में भले ही संजो कर रखा, परंतु प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक अनुसंधान की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई। सन 1765 में जब बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ तो उन्हें विरासत में मिले हिंदू नियमों के जरिए प्रशासन को चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए सन 1776 में मनुस्मृति, जो आधिकारिक ग्रंथ माना जाता था, का अंग्रेजी में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज शीर्षक से अनुवाद किया गया। हिंदू व्यवहारिक कानून चलाने के लिए ब्रिटिश जजों के साथ पंडितों को और मुस्लिम व्यवहारिक कानून चलाने के लिए मौलवियों को रखा गया। प्राचीन नियमों और प्रथाओं को समझने का शुरुआती प्रयास, जो मुख्यतः 18वीं शताब्दी के अंत तक जारी रहा, सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना के रूप में फलीभूत हुआ। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रशासनिक अधिकारी सर विलियम जोन्स सन 1746 से 94 द्वारा की गई। पहली बार उन्होंने ही संस्कृत, लैटिन और ग्रीक को एक भाषा परिवार से संबंधित बताया। सन 1789 में उन्होंने एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सर्वप्रचलित हिंदू ग्रंथ भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद विल्किंस ने सन 1785 में किया। बम्बई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1804 में और ग्रेट ब्रिटेन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1823 में की गई। विलियम जोन्स ने जोर देकर कहा कि यूरोपीय भाषाएं मूल रूप से संस्कृत और ईरानी भाषा से बहु थी। इससे जर्मनी, फ्रांस और रूस जैसे यूरोपीय देश भारतीय अध्ययन को विकसित करने में उत्साहित हुए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध के समय यूनाइटेड किंगडम और अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत अध्ययन पीठ की स्थापना हुई। भारतीय संदर्भ में अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा जर्मनी के एक मैक्स मूलर सन 1823 से 1902 से मिला, जो इंग्लैंड में बसे थे। सन 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को भली-भांति समझा दिया कि जिन पराये देश के लोगों पर वे शासन कर रहे हैं, उनके व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था को गहराई से समझना अनिवार्य है। इसी प्रकार क्रिश्चियन मिशनरियों ने धर्मांतरण के लिए और ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए हिंदू धर्म के विकारों का उजागर करने की कोशिश की। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मैक्स मूलर के संपादन में प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद व्यापक पैमाने पर किया गया। पूर्वी पवित्र ग्रंथमाला सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज के अंतर्गत कुल मिलाकर 50 ग्रंथों की अनुवाद श्रृंखला को प्रकाशित किया गया, जिनमें से कई विविध खंडों में थे। इनमें कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल थे, किंतु प्राचीन भारतीय ग्रंथों को प्रमुखता दी गई थी। इन ग्रंथों एवं इन पर आधारित पुस्तकों की प्रस्तावना में मैक्स मूलर और अन्य पश्चिमी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास और समाज की प्रवृत्ति को बहुत ही सामान्यीकृत ढंग से देखा। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बोध का अभाव था, विशेषकर समय और क्रम के संदर्भ में। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नागरिक तानाशाही शासन के अभ्यस्त हो चुके थे और वे अध्यात्मवाद या अपनी एक अलग दुनिया में इतने तल्लीन थे कि उन्हें इस दुनिया की समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं था। पश्चिमी विद्वानों ने जोर देकर कहा कि भारतीयों ने न तो राष्ट्रवाद को अनुभव किया था और न ही किसी तरह के स्वशासन को। ऐसे कई सामान्यीकरण विंसेंट आर्थर स्मिथ सन 1843 से 1920 द्वारा लिखित
भारत का प्राचीन इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी किए गए थे। उन्होंने सन 1904 में प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा था। जो स्रोत उस वक्त उपलब्ध थे उनके गहन अध्ययन पर आधारित और लिखित उनकी पुस्तक में राजनीतिक इतिहास को प्राथमिकता दी गई थी। लगभग 50 वर्षों तक इसका इस्तेमाल पाठ्यपुस्तक के रूप में होता रहा और इसे विद्वानों द्वारा आज भी इस्तेमाल किया जाता है। स्मिथ का ऐतिहासिक दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वफादार सदस्य के तौर पर उन्होंने प्राचीन भारत में विदेशियों की भूमिका पर जोर दिया। उनकी पुस्तक के एक तिहाई भाग में सिकंदर के आक्रमण की चर्चा है। उसमें भारत को ऐसे अनियंत्रित या स्वेच्छाचारी भूभाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है जहां ब्रिटिश शासन की स्थापना के पहले राजनीतिक एकता को अनुभव नहीं किया गया था। उनका आकलन यह है कि भारत में एक तंत्र या तानाशाही ही एकमात्र शासन का रूप रहा है। भारत के इतिहासकार भी ऐसे ही मानते हैं। सारांशतः भारतीय इतिहास की ब्रिटिश व्याख्या ने भारतीय चरित्र और उपलब्धियों को कमतर दिखाते हुए औपनिवेशिक शासन पद्धति को उचित ठहराया। इनमें से कुछ विचारों को एक हद तक वैधता भी मिली। चीनियों की तुलना में भारतीयों में कालक्रम को लेकर कोई विशेष बोध व अभिरुचि नहीं दिखाई पड़ती। हालांकि कुछ प्राचीनतर चरण में महत्वपूर्ण घटनाओं को गौतम बुद्ध की मृत्यु के संदर्भ में क्रमानुसार निर्धारित किया गया है। औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा निर्मित मान्यताएं कुल मिलाकर या तो निराधार थीं या अतिशयोक्ति से ग्रसित। फिर भी इनका इस्तेमाल निरंकुश ब्रिटिश शासन के विस्तार की प्रचार सामग्री के रूप में हुआ। भारतीय परंपरा में एकल व्यक्ति शासन पद्धति पर जोर देकर अपनी शासन व्यवस्था को सही ठहराने का आग्रह दिखता था, जिसमें सारी शक्तियां केवल वायसराय के हाथ में होती थी। इसी तरह यदि भारतीय दूसरी दुनिया की समस्याओं से ग्रस्त थे तो ब्रिटिश औपनिवेशिक मालिकों के पास इस दुनिया की देखभाल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अतीत से स्वशासन का अनुभव पाए बगैर यहाँ के निवासी वर्तमान में अपने कामकाज को कैसे संभालते हैं। इन तमाम सामान्यीकरण की मान्यताओं के जरिए वे यह दिखाना चाहते थे कि भारतीय खुद से शासन चलाने के योग्य नहीं है। राष्ट्रवादी दृष्टि और उसका योगदान। भारतीय विद्वानों के सामने यह सब एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी, खासकर उनके लिए जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की थी। वे प्राचीन इतिहास का जो औपनिवेशिक खंडन था उससे काफी दुखी थे और भारतीय सामंती समाज के विनष्टीकरण और ब्रिटेन के प्रगतिशील पूंजीवादी समाज के विरोधाभास को लेकर चिंतित भी थे। कुछ विद्वानों ने भारतीय समाज को सुधारने का न केवल बीड़ा उठाया बल्कि भारतीय प्राचीन इतिहास की ऐसी पुनर्रचना की जिससे सामाजिक सुधार के साथ साथ स्वशासन की धारा मजबूत। ऐसा करने वाले अधिकतर इतिहासकार हिंदू पुनर्जीवन के राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित थे, लेकिन ऐसे भी इतिहासकारों की कमी नहीं थी जिन्होंने तार्किक और वस्तुगत दृष्टि से को अपनाया। दूसरी श्रेणी के इतिहासकार थे राजेंद्र लाल मित्र, जिनका समय 1822 से 1891 है, जिन्होंने वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्यस शीर्षक से एक किताब भी लिखी। प्राचीन विरासत के प्रेमी होते हुए भी उन्होंने प्राचीन समाज की तार्किक दृष्टि को अपनाते हुए ठोस रूप से बताया कि प्राचीन समय के लोग गोमांस खाते थे और औरों ने यह साबित करने की कोशिश की कि इन विशेषताओं के बावजूद जाति व्यवस्था मूल रूप से यूरोप के पूर्व औद्योगिक और प्राचीन समाज में श्रम विभाजन पर आधारित वर्ग व्यवस्था से भिन्न नहीं थी। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर सन 1837 से 1925 और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े सन 1869 से 1926 दो ऐसे समर्पित इतिहासकार उभरे जिन्होंने विभिन्न स्रोतों को एक साथ अलग अलग करते हुए भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की
पुनर्रचना की।